We need better help from a thing called the federal government. We need better help from, I guess you could say, from Kamala. Look, I grew up in the middle class. My mother, worked hard, raised me and my sister, and by the time I was in high school, she was able to afford our first home. Modi, India. Yeah. Mm-hmm. He's a friend of mine. He's great. We're leading in all 7 swing states, as you probably know. Back in this great, beautiful place. It's a wonderful place with wonderful people. They really are proud, hardworking American patriots. That's what they are. Well, a woman in Ohio was arrested and charged after having a miscarriage. So was a woman in South Carolina. They didn't want this. We have the greatest military in the world. Just a lot of people don't know that. जी, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जारी है। वोटिंग हो रही है। पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाले के अंतिम घंटे चल रहे हैं। चुनावों में 8 करोड़ 20 लाख वोटर पहले ही वोट डाल चुके हैं और अब 16 करोड़ 20 लाख वोटर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। पूरे अमेरिका में वोटिंग चल रही है और पोलिंग बूथों पर लंबी लाइनें लगी रही हैं। इन चुनावों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल भी जारी है। कमला हैरिस की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, इसलिए भारत में कमला हैरिस के लिए खास पूजा अर्चना हो रही है। कमला हैरिस के ननिहाल केरल के थुलासेंद्रपुरम में हैरिस की जीत के लिए खास पूजा अर्चना की जा रही है। अन्नदानम चलाया जा रहा है, यानी कि कमला हैरिस की जीत की दुआ के लिए गरीबों को मुफ्त में खाना भी खिलाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में भी किस तरीके से इस चुनाव को लेकर के गहमागहमी है। अमेरिका के ये चुनाव कई मायनों में अहम है। भारत की भी नजर इन चुनावों पर है, क्योंकि ये चुनाव भारतीयों पर सीधे असर डालेंगे। यदि डोनाल्ड ट्रंप इन चुनावों में जीतते हैं तो चीन पर सख्ती बढ़ा सकते हैं। साथ ही पाकिस्तान और चीन की बढ़ती दोस्ती पर भी सख्ती बरत सकते हैं और मोदी के साथ ट्रंप की केमिस्ट्री के चलते भारत को सीधे फायदा हो सकता है। हालांकि ट्रंप यदि जीतते हैं तो भारतीयों को ग्रीन कार्ड हासिल करने में मुश्किलें आ सकती हैं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी भारतीयों को ग्रीन कार्ड और H-1B वीजा हासिल करने में दिक्कतें पेश आई थी। साथ ही ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो भारत में बने सामान जैसे कि सॉफ्टवेयर्स पर ज्यादा टैक्स लगा सकते हैं, जिससे भारत के व्यापार पर असर पड़ सकता है। कमला हैरिस की बात करें तो वो यदि चुनाव जीत जाती हैं तो भारतीयों के लिए H-1B वीजा की लिमिट बढ़ा सकती हैं। साथ ही ग्रीन कार्ड की संख्या बढ़ा सकती हैं, जिससे भारतीयों को भी फायदा होगा। नुकसान की बात करें तो कमला हैरिस चीन के साथ काम करने को तैयार नजर आई हैं और चीन पर सख्ती को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। साथ ही कमला हैरिस ने 370 हटाने के वक्त कश्मीर पर भी भारत के पक्ष के खिलाफ बयान दिया था। तो ये दोनों में से जो भी जीतते हैं उसका क्या क्या असर हो सकता है, इस बात को हम बता रहे थे। और अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करें तो ट्रंप और हैरिस दोनों की जीत के कुछ कारण रह सकते हैं। दोनों ने ही अपने अपने तरीके से प्रचार किया है। ट्रंप ने जहां लोगों से जुड़े सीधे मुद्दों को उठाया, वहीं कमला हैरिस का फोकस महिला वोटर्स पर ज्यादा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली, वो घायल हुए, जिसके बाद उनके पक्ष में लहर तेजी से बदली। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाकर लोगों से सीधे कनेक्ट किया। उन्होंने महंगाई और ज्यादा टैक्स पर सवाल उठाए और टैक्स कम करने का वादा किया। कमला हैरिस के कार्यकाल में ज्यादा महंगाई की बात लोगों तक पहुंचाई। इजराइल और यूक्रेन युद्ध बंद कराने का वादा किया और युद्ध में अमेरिका के अरबों डॉलर खर्च होने को मुद्दा मान रहे लोगों तक सीधे पहुंचे। साथ ही मुस्लिमों, यहूदियों और हिंदुओं के बीच जाकर सीधे वोट मांगे। यहूदियों के बीच यहूदी अस्मिता और इजराइल के भविष्य की बात की। मुस्लिम के बीच जाकर हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी जंग रुकवाने की बात कर समर्थन हासिल किया। तो इन चुनावों में कमला हैरिस के खिलाफ उनका 4 साल का कार्यकाल ही जा रहा है। ट्रंप लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि कमला हैरिस जो भी कह रही हैं वो 3.5 साल में उन्होंने क्यों नहीं कर दिखाया। फिर कमला हैरिस के पक्ष में भी मजबूत लहर दिखाई दे रही है। हैरिस ने अबॉर्शन को लीगल करने की बात कहकर महिला वोटर से सीधा कनेक्ट किया, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की और खुद को मिडिल क्लास बताकर गरीब और मिडिल क्लास तक पहुंचने की कोशिश की। खाने पीने की चीजों पर टैक्स कम करने की बात की। डेमोक्रेटिक पार्टी का एकजुट होकर हैरिस के लिए वोट मांगना भी हैरिस के पक्ष में जा रहा है और वो ट्रंप पर लगातार बांटने की राजनीति के आरोप लगाती रही और इसके जरिए उन्होंने ट्रंप के खिलाफ हवा बनाने में कुछ हद तक कामयाबी हासिल की।
तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों को देखिए किस तरह से वोटिंग हो रही है यहां पर अमेरिका में। इस वक्त अब वोटिंग के जो कुछ घंटे बचे हुए हैं तो लगातार मतदान का सिलसिला जारी है। हालांकि भारत की तरह ऐसा नहीं होगा कि मतदान खत्म होने के बाद काउंटिंग डे एक दिन हो और उसमें सारे नतीजे आ गए। नतीजे आने में वक्त लगता है यहाँ, और नतीजे आते आते और राष्ट्रपति पद पर शपथ लेने में महीनों का वक्त लगेगा। ये जाकर जनवरी में संभव हो पाएगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त जो वोटिंग है उसको लेकर काफ़ी गहमागहमी है। नज़र पूरी दुनिया की है इस वोटिंग पर, और वोटिंग की प्रक्रिया कैसे चल रही है आप ये भी देख सकते हैं। 8 करोड़ के करीब लोगों ने पहले ही वोटिंग कर दिया है अर्ली वोटिंग के जरिए, और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वहाँ के बैलेट बॉक्स को भी आप देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की वोटिंग की, बैलेट बॉक्स की तस्वीरें और बैलेट पेपर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। इसी के जरिए लोग न्यूयॉर्क की इस वक्त जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और जो बैलेट बॉक्सेस बनाए गए हैं, इन्हीं बैलेट बॉक्स में जाकर आपको अपना मत देना होता है। यहाँ पर वोटिंग के भी कई तरीके हैं। ईवीएम, जैसे भारत में ईवीएम में आप जाकर के बटन दबाते हैं, वो बहुत ही कम है यहाँ पर। ज़्यादातर इलाकों में यहाँ पर बैलेट से वोटिंग होती है, कहीं कहीं ईवीएम का भी इस्तेमाल किया जाता है। और चुनाव के दौरान यहाँ भी ये मुद्दा उठा था कि ईवीएम से वोटिंग या बैलेट बॉक्स से ही वोटिंग हो। खुद एलोन मस्क ने मांग की थी कि बैलेट से ही पूरी की पूरी वोटिंग कराई जाए। तो ये मुद्दा जैसे हिंदुस्तान में आप सुनते रहते हैं गाय है, या अक्सर ये मुद्दा यहाँ भी उठता रहा है। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये बैलेट बॉक्सेस, और इसी में जा करके गुप्त मतदान के जरिए यहाँ भी वोटिंग होती है। आप बैलेट बॉक्स पर भी या तो पेन से टिक लगाते हैं, या फिर एक मशीन से वहाँ छेद करते हैं, या फिर कई जगह पे वर्चुअल बैलेट बॉक्स भी रखा जाता है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर बैलेट बॉक्स में आप टिक करते हैं और उसका प्रिंटआउट बाहर आ जाता है, और इस तरह से आपकी वोटिंग हो जाती है। तो कई जगहों पर ईवीएम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, न्यूयॉर्क की तस्वीर है, चुनाव के दरमियान की तस्वीर है, जो कैसे वोटिंग वहां पर हो रही है। और दूसरी तरफ वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे चुनाव प्रचार का धुआंधार प्रचार का काम चला है। लंबा अरसा लगता है यहां पर पूरे चुनाव को अंजाम देने में। चुनाव, क्योंकि पहले पार्टी के भीतर चुनाव होता है, उसकी काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है कि कौन राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनेगा किस पार्टी से, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन्स हो। और फिर उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद एक बार जब पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी तय हो जाती है, तब मैदान में उतरते हैं दोनों ही उम्मीदवार, दोनों पक्ष से, और फिर सिलसिला शुरू होता है प्रचार का। तो आखिर इस चुनाव का असर क्या होगा? दुनिया की नजर इस चुनाव पर लगी हुई है लगातार कि कौन अगला राष्ट्रपति बनेगा। क्या जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं वो राष्ट्रपति बनकर सामने आएंगी, या फिर इससे पहले ही एक बार जो राष्ट्रपति रह चुके डोनाल्ड ट्रंप वो फिर से एक बार बाजी मारेंगे? आइए समझते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। विदेश मामलों के प्रोफेसर कमलेश मिश्रा साहब हैं, यूएस मामलों के एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा मेरे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, आदित्य द्विवेदी दिल्ली से, और धर्मेंद्र सिंह इनपुट एडिटर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। तो आप सबसे मैं बात करूंगा, समझूंगा इसके हर पहलुओं को, और क्या असर होगा किसके जीतने से भारत पर और पूरी दुनिया पर, यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले सवाल आपको दिखाते हैं कि जो बड़े सवाल वो कौन कौन से हैं। जो यक्ष प्रश्न है, रूस यूक्रेन जंग पर क्या असर होगा, इसको लेकर के पूरी दुनिया में इस वक्त बातचीत की जा रही है। तो आइए, मैं भी समझता हूं, मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त, सीधे उन्हीं से शुरू करता हूं। प्रोफेसर कमलेश मिश्रा जी, आपका टेक क्या है? इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है इस पर, और नजरें टिकाई हुई है कि रूस यूक्रेन जंग से कहीं ना कहीं असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो क्या इस चुनाव के किस नतीजे से इस युद्ध पर क्या असर होगा? देखिए, यहाँ पर सोच जो है, अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो जाते हैं तो ये वॉर जल्दी खत्म होगी, क्योंकि उनका काफी स्टैंड बहुत क्लियर है कि ये वॉर जो है इसको खत्म करनी है। हैरिस अगर जीतती है तो भी खत्म होगी, लेकिन टाइम लगेगा। ये जा सकता है अगले 4, 5, 6 महीने तक भी जा सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाते हैं तो
निश्चित ही जो है ये सपोर्ट जो यूएस का यूक्रेन के लिए है वो उसमें कमी बहुत तेजी से आएगी और उसको प्रेशर पड़ेगा कि किसी न किसी तरह से इसको सीज फायर करके खत्म कर दिया जाए। बेशक, तो ये एक बहुत ही साफ संदेश है और इसीलिए इसको लेकर के जो पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है कि क्या होगा, इस रूस यूक्रेन जंग पर इसका असर होगा। धर्मेंद्र जी, आप भी लगातार निगाह बनाए हुए हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जंग तो खत्म होगी लेकिन उसका जो है कैस्केडिंग इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन जो है अलग थलग पड़ जाएगा और इससे जो है हो सकता है कि नाटो के देशों में एक जो है नाराजगी हो सकती है। अभी तो लग रहा है कि आसान है कि युद्ध खत्म हो जाएगा, खत्म भी हो सकता है, लेकिन इसमें यूक्रेन को जो एक समर्थन था अमेरिका का, नाटो का, वो एक अलग थलग होगा जिसका इम्पैक्ट जो है नाटो के देशों में पड़ेगा। उसके बाद क्या इसका असर होता है उस पर भी एक जो है सवाल है, चूँकि एक तरफ युद्ध खत्म करना, दूसरी तरफ उससे नाराजगी, नाटो में नाराजगी, चूँकि ये होगा कि नाटो के देशों में कि एक तरफा जो है ये ट्रंप फैसला करेंगे, तो एक बड़ी बात है। दूसरा जो है इसकी चिंता है ट्रंप की, चूँकि जो बाइडेन की वजह से चीन की जो है दूरियां बढ़ी है, वो चाहता है कि ये चीन जो है रूस से अलग हटे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले समय पे ही पता चलेगा साफ तौर पे। क्या जवाब होता है ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या नतीजे आते हैं। आदित्य, आप दिल्ली से मौजूद हैं, दिल्ली की निगाह भी बनी हुई है इस वक्त में अमेरिका के ऊपर और इन चुनावों के ऊपर में, किस तरीके से दिल्ली निगाह बनाए हुए है, क्या उम्मीद है दिल्ली को? और देखिए, अभी हाल ही में पिछले दिनों ही एक निर्णय लिया है अमेरिका ने, भारत की 19 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। तो जो बाइडेन के समय पर कहीं ना कहीं अमेरिका से जो मधुरता थी, जो बहुत अच्छे रिश्ते थे ट्रंप के समय पर, उनमें एक तल्खी देखने को मिली है। फिर चाहे वो कनाडा का मसला हो या कोई और इंटरनेशनल मसला हो, उस अंदाज में जो बाइडेन सरकार नहीं आई है भारत के साथ में, जिस तरह से उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं। तो तय बात है कि जो भारत के बहुत मधुर और बहुत अच्छे रिश्ते होंगे, उसमें भारत उम्मीद कर रहा है कि ट्रंप के साथ बेहतर होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ रिश्ते नहीं है, अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर चल रहे हैं, लेकिन जो रक्षा सौदे हुए थे पिछले दिनों, वो भी अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं देरी हुई है। तो भारत की जो जनता है वो भी उम्मीद लगाए हुए है कि अगर ट्रंप रहते हैं तो शायद ज्यादा बेहतर रिश्ते बढ़ेंगे और तेजी से भारत के अमेरिका के साथ में रिश्ते बेहतर होंगे। जी बिल्कुल साफ तौर पे, और बार बार ये हवाला भी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की मोदी जी को लेकर के कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत ही अच्छे और करीबी दोस्त हैं। अब आइए डालते हैं नजर, अगला यक्ष प्रश्न क्या है, अगला बड़ा सवाल क्या है जो इस वक्त आपके भी जहन में होगा और पूरी दुनिया के जहन में है कि क्या इजराइल हमास युद्ध का क्या अंजाम होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते। यहां पर तो उन्होंने कहा है कि उनका सपोर्ट रहेगा, इजराइल को लेकर के बरकरार रहेगा। कमलेश जी, डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड है वो तो बहुत क्लियर है, उन्होंने पहले भी कहा है कि वो सपोर्ट कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है कि उनके जीतने के बाद वो थोड़ा सा उनके सपोर्ट में थोड़ी और एग्रेसिवनेस आएगी। तो ये भी खत्म हो सकता है, और खत्म इसलिए होगा कि यूएस का फुल फ्लेश्ड ओपन सपोर्ट एकदम आ जाएगा और इस वॉर को कंप्लीटली खत्म ही करके ये लोग छोड़ेंगे। इजराइल की पॉलिसी बहुत क्लियर है और उस पर ट्रंप का सपोर्ट मिलता रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। लेकिन कमलेश जी, अगर और ज्यादा सपोर्ट बढ़ा इजराइल का और युद्ध को खत्म करने के लिए अग्रेसिव ज्यादा दिखाया गया तो इसका तो बड़ा असर भी हो सकता है। फिर ईरान भी वहां पर बैठा हुआ है और फिर पीछे से रसा और चीन भी है, तो ये मामला एस्केलेट भी कर सकता है क्या? देखिए, मेरा सोचना यह है कि इसमें एस्केलेशन नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर चीजें होंगी, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि ईरान इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। जो भी ईरान के साथ आई थिंक होना था वो हो चुका है। थोड़ी बहुत टेंशन इनडायरेक्टली होती रहेगी, लेकिन आई डोंट थिंक कि इसमें ईरान इतना एग्रेसिव होकर फिर से अटैक करने की कोशिश करेगा। तो जी, ये शांति की तरफ ही जाएगा, शांति की तरफ ही जाएगा। जी देखिए, इजराइल में जो है ना अमेरिका की पॉलिसी बहुत बदलाव होने की संभावना कम है, चूँकि अभी चुनाव का मौका है एक वोट लेने के लिए। चूँकि जिस ढंग से ट्रंप गए थे मुस्लिम कम्युनिटी में
और एक तरह से जो बाइडेन के खिलाफ नाराज़गी थी उसको अपने तरफ मोड़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत अंतर होगा, लेकिन एक अभी जीतने के बाद हो सकता है काफ़ी कोशिश की जाए। लेकिन ये अमेरिका की पॉलिसी रही है कि इजराइल के समय में इजराइल के साथ हमेशा खड़ा रहता है, भले सत्ता वहाँ पे जो है रिपब्लिक की हो या डेमोक्रेटिक की हो। तो लेकिन एक तरफ कोशिश की जाएगी, चूँकि ये चाहते हैं बिजनेस करने के लिए और चाहते हैं कि पूरी विश्व में शांति बने रहे और जो है और जो अमेरिका का कारोबार बेहतर हो। तो एक तरह से उनकी कोशिश होगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इजराइल कैसे लेता है और उस पे जो है एक लंबी अमेरिकी नीति रही है। कभी 19-20 हुआ है, लेकिन जो हमेशा जो अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ ही खड़ा रहा है। बिल्कुल आदित्य, दिल्ली भी यही चाहेगा कि शांति बनी रहे, क्योंकि भारत का संबंध इजराइल से भी वैसा ही है और ईरान से भी बेहतर ताल्लुकात हैं, और रणनीतिक तौर से ये भारत के लिए बेहतर होगा कि दोनों के बीच में मामला आगे ना बढ़े। अब बिल्कुल देखिए, भारत ने अपना जो रुख है वो बिल्कुल स्पष्ट रखा हुआ है। जब हमास के द्वारा इजराइल पर हमला हुआ तो उसकी निंदा की गई, किसी भी तरह के इस आतंकी हमले की भारत ने निंदा की। लेकिन साथ ही अगर अस्पतालों में या रिहायशी इलाकों में इजराइल के द्वारा अटैक किया गया तो उसकी भी भारत ने निंदा की कि नहीं, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध मानकों को मानना चाहिए। तो भारत इसमें बहुत ही सूझबूझ के साथ कूटनीतिक अंदाज में अपने निर्णय ले रहा है। वो किसी भी सूरत में ना ईरान को नाराज करना चाहता है और ना ही इजराइल को। दोनों से अपने व्यापारिक संबंध है और आने वाले समय में ये संबंध और प्रगाढ़ हो, भारत की यही एक अपनी कोशिश है। तो भारत इसमें बिल्कुल मध्यस्थ है। हाँ, अगर दोनों देश आपस में बात करना चाहते हैं तो भारत उसमें बीच की भूमिका निभा सकता है। तो भारत ने अपने रुख को बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी सूरत में इसमें अपना रोल प्ले नहीं करना चाहता है, युद्ध का भागीदारी नहीं होना चाहता है। जिस तरह से पर्दे के पीछे से अमेरिका शामिल है, चाइना और रूस ईरान की तरफ से शामिल है, तो भारत इन सबसे दूरी बना करके रखे हुए है और यही पॉलिसी भारत की आगे भी रहने वाली है। धन्यवाद आपका दिल्ली से जुड़ने के लिए आदित्य। और मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव भी विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। संजीव जी, आप क्या कहेंगे? ये हम बात कर रहे हैं कि क्या असर होगा, जो भी नतीजे आएंगे इन चुनावों के, जो इस वक्त चल रही है वोटिंग की प्रक्रिया अमेरिका में। सवाल ये है कि अब जो इजराइल और हमास का जो युद्ध है, या फिर इजराइल ईरान का भी युद्ध होने के जो हालात हैं, इस पर क्या असर होगा? देखिए अजय जी, अमेरिका में इन चुनावों में कांटे की टक्कर है, लेकिन और इलेक्शन अब रिजल्ट्स जब सामने आएंगे तभी स्पष्ट हो सकेगा किसने ये चुनाव जीता। लेकिन यदि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि विदेश नीति के मोर्चे पर बदलाव होंगे, बड़े बदलाव होंगे। और जो आपने स्पेसिफिक जो आपने मिडिल ईस्ट रीजन के संदर्भ में सवाल किया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप यदि राष्ट्रपति बनते हैं तो इजराइल की जो आतंकवाद के विरुद्ध जो कार्रवाई है वो और अधिक सशक्त और मजबूत तरीके से वो सामने आएगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की छवि और उनका जो पूरा कृतित्व, उनका जो पूरा व्यक्तित्व बहुत ही एक आतंकवाद के संदर्भ में सख्त अप्रोच के साथ के लिए जाने जाते हैं। मैं आपके दर्शकों को यह अवश्य याद दिलाना चाहूंगा, जब वो राष्ट्रपति थे 2016 से 2020 में, तो उन्होंने रक्का और मोसुल में जो अबू बकर अल बगदादी नामक आतंकी ने एक जो इस्लामिक स्टेट की जो टेरिटरी, फिजिकल टेरिटरी स्थापित कर रखी थी, वहां पर एक क्षेत्र को वो इस्लामिक खैलिफेट के नाम से उसमें कहना शुरू कर दिया था, उसको अमेरिका ने अपने कार्रवाइयों के माध्यम से तबाह और बर्बाद कर दिया। और अबू बकर अल बगदादी को एक स्पेशल ऑपरेशन में उसे मार गिराया। उसी के साथ साथ इस्लामिक स्टेट खुरासान, जिसका की बेस अफगानिस्तान के नंगरहार प्रोविंस में था, वहां पर तो अमेरिका ने अपने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स MOAB जिसके कहते हैं, बहुत बेहद शक्तिशाली बॉम्ब होता है, उसका भी इस्तेमाल उन्होंने किया था। और आतंकवाद के प्रति उनका जो अप्रोच है वो बहुत ही सख्त है, जीरो टॉलरेंस का अप्रोच है। ईरान के प्रति भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो नीतियां बहुत ही अधिक सख्त रही हैं, उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ईरान के प्रति मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन लॉन्च किया था, सैंक्शंस बहुत बढ़ा दिए थे, ईरान न्यूक्लियर डील से वो बाहर आ गए थे और ईरान के प्रति भी वो बेहद सख्त रुख के साथ यदि वो राष्ट्रपति बनते हैं तो फिर से वो कार्य करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि इजराइल को इससे उसके आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में बहुत मदद मिलेगी यदि वो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन जहां तक इजराइल और ईरान के बीच में या किसी ऐसी स्थिति का जिसमें कि एक रीजनल वॉर होने की संभावना हो, वो अगर ऐसी स्थितियां की जहां तक बात है, तो मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप भी ये चाहेंगे
कि इस पूरे युद्ध का कोई बड़ा रीजनल एस्केलेशन ना हो। और लेकिन उनका जो अप्रोच है वो बहुत ही हॉकिश है। वो ये उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि यदि वो राष्ट्रपति रहे होते तो हमास की ये हिम्मत नहीं होती कि वो इजराइल के ऊपर इतना बड़ा हमला कर पाता, या ईरान की ये हिम्मत ना होती कि वो हमास को इस तरह के हमले के लिए इंस्टिगेट कर पाता। तो उनका जो अप्रोच होगा वो भी एक शांति वाला ही अप्रोच होगा, लेकिन वो ताकत के साथ, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ जो बात करने का जो अप्रोच होता है उसके माध्यम से वो शांति स्थापना के लिए कार्य करने के प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि आप संजीव जी जो प्रोफेसर कमलेश मिश्रा जी कह रहे थे करीब करीब बिल्कुल आप लोग इस पॉइंट पर अलाइन मुझे दिख रहे हैं कि ज्यादा सपोर्ट तो होगा लेकिन शांति की तरफ ही इस पूरे मामले को ले जाया जाएगा और सब कुछ पूरे युद्ध को खत्म करने की तरफ ही बात बढ़ेगी, जिसकी उम्मीद मुझे लगता है कि पूरी दुनिया भी कर रही होगी और भारत भी कर रहा है। अब इसके बाद अगला यक्ष प्रश्न क्या है, हम आपको यह बता रहे हैं, अपने एक्सपर्ट्स के साथ इस वक्त समझ रहे हैं हम लोग कि यूएस इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आता है उसका असर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या बड़े सवाल हैं जिनको लेकर के इस वक्त में यह पूछा जा रहा है। तो इस वक्त अगला सवाल, अगला यक्ष प्रश्न, तीसरा सवाल क्या है ये भी समझिए। ईरान इजराइल की तनातनी का क्या होगा, ये अभी जो हम बात कर रहे थे इजराइल हमास, उसी का एक अगला लेवल है ये। प्रोफेसर कमलेश साहब, क्या ईरान इजराइल जो रह रह करके एक दूसरे के ऊपर में 200, 300, 500 रॉकेट दाग रहे हैं, ये सभी खत्म होगा? देखिए, हमारे ख्याल से तो ये खत्म होगा और इनफैक्ट दोनों युद्ध जो चल रहे हैं ये दोनों खत्म होने के, किसके चुने जाने पर क्या होगा आ रहे हैं जी। हमारे ख्याल से तो ये इसका अंत बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत क्लियर है और उनको ये मालूम है कि किस तरह से प्रेशर किसके ऊपर कब लगाना है, और ये इसका एंड मैं मैक्सिमम 1-2 महीने के अंदर मैं देख रहा हूं कि ये दोनों वॉर्स खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा दुनिया पर पड़ रहा है और सबको ये रियलाइजेशन हो गया है कि अगर ये वॉर्स नहीं खत्म हुई तो इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी पर बहुत भयंकर होने वाला है। बिल्कुल संजीव जी, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि अगर ये तो ट्रंप साहब जीते तो की बात है, और अगर कमला हैरिस आ गई सत्ता में फिर से, देखिए यदि कमला हैरिस जो वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति हैं, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की अहम पार्ट रही हैं, यदि वो राष्ट्रपति बनती हैं तो वो जो एग्जिस्टिंग जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज हैं उसको वो कंटिन्यू करेंगी। और ऐसे में मैं जो रशिया यूक्रेन के युद्ध के जल्द समाप्त होने की संभावना ऐसी स्थिति में कम देखता हूं, क्योंकि वो यूक्रेन को पूरा सपोर्ट करने की जो उनकी नीति है, अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान भी उन्होंने लगातार इसको जारी रखा। और यहाँ तक कि तो हमने ये देखा कि इन इलेक्शंस के कुछ महीने पहले यूक्रेन ने अब रशिया की टेरिटरी में जाकर के भी कार्रवाई की और उसके कुर्स्क रीजन के कई क्षेत्रों पर यूक्रेन की सेनाओं ने अधिकार कर लिया और यूक्रेन भी काफी अग्रेसिव व्यवहार कर रहा था। तो ये लार्जली अमेरिका बैक था। अमेरिका की जो कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इस बात के संकेत दे रहा था कि वो जो एग्जिस्टिंग यूक्रेन को सपोर्ट करने की उनकी जो पॉलिसी है वो जारी रखेंगे और रशिया के प्रति जो कम्बैटिव अप्रोच है उसको वो जारी रखेंगे। तो कमला हैरिस यदि चुनाव जीतती हैं तो रशिया यूक्रेन युद्ध के समाप्त होने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यदि सत्ता में आते हैं तो रशिया यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में, जैसा कि उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर ही वो बड़ा कदम उठा लेंगे। जाहिर है कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत करने के लिए प्रेरित करेंगे और इस संदर्भ में जाहिर है कि अमेरिका की बात को यूक्रेन इग्नोर नहीं कर सकता और यूक्रेन को इस बात की मानना पड़ेगा कि अमेरिका जो कह रहा है। तो ऐसे में जो अमेरिका का जो रशिया यूक्रेन के प्रति जो युद्ध के प्रति अप्रोच है उसमें बड़े बदलाव हो सकते हैं और ये युद्ध समाप्ति की राह पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन जहां तक, जैसा कि मैंने पहले प्रश्न में कहा कि जो स्टेट टू स्टेट मिडिल ईस्ट रीजन में अगर जो स्थितियों की बात होगी तो वहां भी ट्रंप एक स्टेबिलिटी को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। आतंकवाद के प्रति तो उनका रुख उसमें और तेजी आएगी, ये बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। लेकिन ट्रंप एक ऐसे नेता है कि जो कि नहीं चाहते कि अमेरिका को अपनी फोर्सेस को धरती पर उतारना पड़े, विदेशों की धरती पर।
तो ऐसे में वो नहीं चाहेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच में कोई सीधा सीधा युद्ध छिड़ जाए और जिसमें कि अमेरिका को जाहिर है कि इंटरवीन करना पड़ेगा और वो साफ ऐसी तौर स्थिति पे, में नहीं जाना और ये चाहेंगे। थोड़ा तो मुश्किल भी है क्योंकि दोनों देशों के बीच में काफी दूरी है, 2000 किलोमीटर का फासला है, तो इन दोनों के बीच में फुल स्केल वॉर का पूरी तरह से छिड़ना ये थोड़ा मुश्किल भी काम है। बहरहाल मैं आपको ये भी बता दूं, फिर से एक बार अपने दर्शकों को बताऊं कि इस वक्त अमेरिका में वोटिंग चल रही है और हम बड़े सवाल उठा रहे हैं कि इसके जो भी नतीजे आएंगे उसका क्या क्या असर होगा, इस वक्त क्या क्या बड़े सवाल दुनिया के सामने हैं। तो चौथा यक्ष प्रश्न ये है कि यूएस चीन के रिश्ते पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये मैं धर्मेंद्र जी आपसे शुरू करता हूं, क्या आप देख रहे हैं सर किस तरह से होगा यूएस चाइना रिलेशनशिप पे, किसके जीतने से क्या होगा? एक तरफ जो है काफ़ी ट्रंप काफ़ी वादे कर रहे हैं, घरेलू फ्रंट पे है, कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो एक तरह से जो उनकी इकोनॉमी है, चीन के सामान का काफ़ी वर्चस्व बढ़ रहा है, तो वहाँ पे पूरी दुनिया में वो 10 से 20% जो है टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन चीन पर 60% कर रहा है। तो एक तरह से चीन पर पाबंदी लगाई जाएगी, चूँकि उससे जो है अमेरिका के इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है और इससे जो है वहाँ पर आयात निर्यात का जो डिसबैलेंस है उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी और अपने घरेलू उत्पाद और घरेलू रोजगार पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो मेन फोकस जो है वो इकोनॉमी फ्रंट पे क्लियर जो है वो चीन के खिलाफ होगा। बिल्कुल। प्रोफेसर कमलेश मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि ये बात कह तो रहे हैं कि 60% हम इस पे टैरिफ कर देंगे चाइना से जो भी इंपोर्ट होता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होगा? देखिए, ट्रंप का जीतना चाइना के लिए बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि चाइना के साथ उनका रिलेशन पहले भी फर्स्ट टर्म में भी बहुत स्ट्रांग स्टैंड्स थे। काफ़ी टैरिफ्स होगी, बहुत तेजी से बढ़ाया जाएगा, ट्रेड बैलेंस को वो एक लेवल पर लाएंगे और इसमें जो है चीन के लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि चाइना इंडिया के जो इम्प्रूव्ड रिलेशंस हैं वो इसकी वजह से भी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, क्योंकि अगर मार्केट्स यूएस के मार्केट्स क्लोज होने शुरू होंगे तो चाइना को नए मार्केट की जरूरत पड़ेगी और वहां पर हिंदुस्तान की दोस्ती जो है काफी अच्छी उनके लिए हो सकती है। तो देखिए, चीन मतलब यूएस में इलेक्शन के नतीजे के कितने बड़े बड़े असर होंगे, कितना बड़ा क्या क्या हो सकता है पूरी दुनिया में, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो सकता है, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से हम गुजर सकते हैं अगर वहां पर राष्ट्रपति में बदलाव होता है। तो क्या भारत के लिए यह अच्छा होगा ट्रंप साहब का जीतना, या फिर कमला हैरिस का सत्ता में आना, या फिर जो सीधे सीधे अगर चीन पर पाबंदी लगती है तो उसका भी फायदा भारत को मिलेगा, या फिर मोदी और ट्रंप साहब की जो दोस्ती है वो उस दोस्ती के क्या रंग लगेंगे अगर ट्रंप साहब लौटते हैं, अब ट्रंप साहब सत्ता में आते हैं? तो ये तमाम यक्ष प्रश्न हैं और भी यक्ष प्रश्न हैं, समझ रहे हैं हम कुछ ही पलों में। बने रहिए हमारे साथ। Need better help from a thing called the federal government, we need better help from, I guess you could say, from Kamala. Look, I grew up in the middle class. My mother, worked hard, raised me and my sister, and by the time ये अगला बड़ा सवाल है प्रोफेसर साहब। देखिए, जहां तक ताइवान का क्वेश्चन है, वो चाहे ट्रंप जीते या कमला हैरिस जीते जी, ये अमेरिका का एक कमिटमेंट है और इसको जो है इन लोगों को रखना पड़ेगा। एक चीज आपको ये देखनी पड़ेगी कि अमेरिका में एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अलग रहता है। जहां तक फॉरेन पॉलिसी या नेशनल इंटरेस्ट की बातें होती हैं, कौन सी पार्टी जीतने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव चीजें ही हो सकती हैं। तो जो स्टैंड, जैसे सपोर्ट टू इजराइल, वो कांस्टेंट रहता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई गवर्नमेंट आएगी वो उसको सपोर्ट नहीं करे। ताइवान का स्टैंड वेरी क्लियर है, यूएस का कमिटमेंट है टू प्रोटेक्ट ताइवान एंड डिफेंड ताइवान इन एग्रेशन के टाइम पर, तो वो रहेगा इररेस्पेक्टिव कौन जीत रहा है। सो ये पॉलिटिकल पार्टीज के जीतने या हारने से इन चीजों पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जी। अगर कुछ पड़ता है तो ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो।
साफ तौर पे। तो ये सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा ताइवान को लेकर के जो यूएस का इस वक्त तक का है। अगला सवाल, अगला यक्ष प्रश्न क्या है, ये भी आइए देखते हैं कि ये हमने देखा कि अभी तक अब चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, वहाँ क्या होगा, या फिर चीन से रिश्ते सुधरे, क्वाड का क्या होगा। अगला ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्या होगा धर्मेंद्र जी? देखिए, चीन से रिश्ते डिपेंड करता है कि अभी कौन जीत के आता है, कमला हैरिस या ट्रंप। चूँकि ट्रंप के जीतने से जो है थोड़ा डिसबैलेंस तो होगा, चूँकि टैरिफ लगाया जाएगा, और जिस टैरिफ की बात हम लोग कर रहे हैं, चीन ने उसका जो है इलाज पहले करने की कोशिश किया। जो भारत और चीन के बीच जो है सीमा पे विवाद चल रहा था, और अचानक आपने देखा कि 4 साल के बाद वहाँ से बॉर्डर पे जो है डिसएंगेजमेंट हुआ, तो एक तरह से अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करेगा। प्लस ये अब डिपेंड करता है, चूँकि चीन को यदि टाइट करता है तो फिर क्या करेगा, चीन जो है ताइवान पे कुछ कार्रवाई उकसाने के लिए कर सकता है। लेकिन ट्रंप की ये पॉलिसी रही है, ये बोला भी है कि मेरे रहते हुए 4 साल के शासनकाल में जो है कोई युद्ध नहीं हुआ, तो इस तरह का कोई कन्फ्लिक्ट जो है वो करने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, बिजनेस पे उसका फोकस होगा कि हम बिजनेस में अमेरिका को कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे उसकी उन्नति हो, लोगों को रोजगार मिले, प्लस महंगाई कम हो। तो इसको ध्यान में रखते ही जो है क्वाड पे भी इसका असर पड़ेगा। तो अभी जो है जल्दबाजी होगी, लेकिन जो है थोड़ा सा होता है कि बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें जो है बदलाव होता है, इसका हल्का सा असर पड़ेगा, लेकिन इतना असर नहीं पड़ेगा कि पूरा जो है एक्सिस लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड बदल जाए। ओके, प्रोफेसर साहब, आपका क्या मानना है कि चीन की घेरेबंदी बढ़ेगी डोनाल्ड साहब के आने से, और अगर कमला हैरिस आती हैं तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा? तो क्वाड का सिस्टम चलता रहेगा। आपको एक चीज ये सोचना है कि हम अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंचेंगे जहां पर हिंदी चीनी भाई भाई वाला सिस्टम शुरू होगा। चाइना को इंडिया ट्रस्ट नहीं करेगा, अभी काफी टाइम तक नहीं करेगा। बहुत सी चीजें ऐसी होनी पड़ेगी जिसकी वजह से हमारा ट्रस्ट लेवल उन पर फिर से बन जाए। वो चाहे जितना हम लोग वापस आ जाएं, अपने अपने जगहों पर चले जाएं, मॉनिटरिंग करते रहें, लेकिन इंडिया विल नॉट ट्रस्ट चाइना इस समय। अभी बहुत टाइम लगेगा, तो इसका इम्पैक्ट क्वाड पर ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा इस समय। इंडिया विल कंटिन्यू वैसे ही जैसे क्वाड में है। दूसरी बात यह कि क्वाड सिर्फ 4 कंट्रीज के लिए नहीं है, वो उस रीजन में जितने कंट्रीज हैं सबके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ अपना देख रहा है। क्वाड में बहुत से उधर कंट्रीज हैं जो क्वाड पर डिपेंड करेंगे, जिससे कि वो एरिया जो है वो क्लियर रहे सबके लिए, और शिपिंग राइट सबको मिलती रहे, और आना जाना भी उधर से होता रहे। बिल्कुल। चलिए, तो एक एक सवाल को समझिए कि बड़े बड़े यक्ष प्रश्न हम उठा रहे हैं कि जो दुनिया के सामने हैं और भारत के भी सामने हैं। अगला यक्ष प्रश्न क्या है, इसको भी समझिए। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की नीति क्या होगी? प्रोफेसर साहब, आपसे शुरू करते हैं इसे। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की नीति वही रहेगी जो अभी तक रही है, चाहे कोई भी जीते। और अमेरिका का चाहे जो भी जीते, क्योंकि ये सब चीजें मैंने जैसे पहले कहा था कि बहुत सी चीजें अमेरिका में ऐसी होती हैं जो वैसे ही होगी जैसे होती रही, इररेस्पेक्टिव कौन सी पार्टी जीत रही है, क्योंकि यहाँ की पार्टीज इन सब चीजों से ऊपर रहती हैं। पर्सनल डिफरेंसेस या इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना और फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर देना, ये यहाँ की नीति नहीं है। नेशनल डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट की चीजें, इन पर ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं इस कंट्री में। जो भी पार्टी आती है वो अपना उसको आगे बढ़ाती रहती है जो उनके इंटरेस्ट में रहता है। तो मुझे ये नहीं लगता कि यूएस जो है बहुत ज्यादा बदलाव में कुछ चेंजेस लाएगा, नहीं, साउथ चाइना सी को लेकर के नहीं होगा। बिल्कुल। मेरे साथ मोहम्मद भी हो सकता है, कम नहीं हो सकता है जी। मोहम्मद अमीन साहब भी जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार। अमीन साहब, लेकिन जिस तरह से ट्रंप का रवैया है चीन को लेकर के, और अगर ट्रंप साहब आ जाते हैं सत्ता में, और चाइना जो बार बार अग्रेशन दिखाने की कोशिश करता रहता है साउथ चाइना सी में, तो उस पर थोड़ी लगाम लगने की गुंजाइश बढ़ सकती है, ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं ट्रंप। जैसा कि अभी कमलेश जी, प्रोफेसर कमलेश मिश्रा साहब,
जो अमेरिका की जो पॉलिसी है जी वो कोई ज्यादा चेंज लाने वाली नहीं होती फॉरेन केसेस में, डिफेंस केसेस में, क्योंकि बड़ा जो उनके अधिकारी हैं वो बड़ा प्लान करके बनाते हैं और कंसल्ट करके बनाते हैं, तो उन पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। लेकिन जहां तक सवाल है ट्रम्प का, ट्रम्प हमेशा वो देखते हैं अपने देश का हित और अपना हित, जो देखने को मिलेगा अमेरिका और फर्स्ट। इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि जो वो चाहेंगे वो अपनी सेनेट से पास कराएंगे और उसको लागू करने की कोशिश करेंगे, और बिला वजह किसी के आगे ना तो झुकेंगे ना झुकाएंगे, और हर एक के साथ लिबरल रहेंगे अब की बार, क्योंकि 5 साल उन्होंने 4 साल जो पिछले बार किया उन्होंने राज, उसमें उन्होंने देखा कि कुछ कमियां थी, उन कमियों को सुधारेंगे। जैसा भी आपने देखा होगा कि इस इलेक्शन से पहले, यानी आज जो वोटिंग हो रही है, इससे पहले उन्होंने कोशिश की कि वो एक डिलीवरी बॉय भी बन जाए और एक वो कूड़े की वैन के ड्राइवर भी बन जाए, यानी ये दिखाने की कोशिश की कि मैं एक सुपर पावर हूँ, मैं अपने पर्सनल तौर पे बहुत सक्षम हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, धन दौलत वाला हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अब मेरे अंदर चेंजेस ये आया है कि मैं जनता के साथ भी हूँ और जनता का हितैषी हूँ, अमेरिकन का हितैषी हूँ। जैसे उन्होंने कई मुद्दे उठाए, अभी बात कर रहे थे, उसमें मुद्दों में यही बात थी ना पहले कि इमिग्रेशन का मुद्दा है, उसमें उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को बिल्कुल निकाल देंगे वो, जिससे कि वहां पर उन लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई प्रॉब्लम ना आए अमेरिकन पे। जहां तक सही सवाल है युद्ध का, तो युद्ध में भी पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कंट्री पे भार पड़ रहा है जो टैक्सेस, वो उन्होंने साफ कह दिया कि हम 24 आवर में, ये बात तो नहीं है कि हो पाएगा, लेकिन उनकी हिम्मत देखिए, उन्होंने कहा 24 आवर में यूक्रेन का हम युद्ध रोक देंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो सप्लाई चल रही है, इस सप्लाई को हम काट देंगे, यहाँ से अपने अमेरिका से ही बंद कर देंगे हम यूक्रेन की सप्लाई, तो ऑटोमेटिकली ये वार पे झुकेंगे वो यूक्रेन के लोग, और रशिया उनके दोस्त ही हैं, इस तरह बंद कर देंगे। इसी तरह इजराइल में भी देख रहे हैं, इजराइल ने बिला वजह की वार जो है 6-7 कॉर्नर्स पे खोली हुई थी, जो बाद में ईरान तक पहुंच गई, लेकिन वो ठीक नहीं है। लेकिन देखिए, आप कुछ भी बड़ा रहा हो पहले, लेकिन आप देखेंगे कि इन्होंने कोरिया के तानाशाह से भी दोस्ती करने की कोशिश की, वहां होके आए, हमारे इंडिया में आए, इंडिया में बात की, मोदी जी के साथ रहे, तो ये बहुत बड़ा एक इनके अंदर है कि एक दोस्ती भी करें और किसी को आंखें भी दिखानी है वहां भी दिखाएं। अब क्या करते हैं ट्रम्प साहब, इसके बारे में समझ चुकी है, ठीक कहना भी जरा मुश्किल ही रहता है, समझ चुकी है कि इज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, इसीलिए जनता का झुकाव इनकी तरफ हुआ। ठीक है। हम लगातार एक के बाद दूसरे सवाल कर रहे हैं अमीन साहब कि आज जो बड़े सवाल जो हैं, यक्ष प्रश्न इस वक्त जो हैं वो क्या है, इस चुनाव के नतीजों पर निर्भर करते हैं। इंडो पैसिफिक में अमेरिका की नीति क्या होगी, इसको लेकर के धर्मेंद्र जी। देखिए, जैसा अमीन साहब ने बोला है, देखिए उनका फोकस जो है, अमेरिकी नीति ऐसी होती है, इंटरनेशनल पॉलिसी ऐसी होती है, आर्थिक नीति ऐसी होती है कि बहुत आमूल-चूल परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, कुछ जो बेसिक चीज़ है जहाँ पे अमीन साहब बता रहे थे कि उनके इकोनॉमी पे असर नहीं पड़े, खास करके युद्ध को लेके, खास करके अपने लोकल जो भी है, तो उसमें उस ढंग का जो मैनिफेस्टो में भी जिक्र नहीं किया गया है कि इतने लेवल पे हम काम करेंगे, क्योंकि ट्रम्प भी कोई गामा नहीं है कि जीत के आएंगे तो पूरी दुनिया में सारा कुछ पलट देंगे। तो उसके जो अहम मुद्दे हैं, जो उनके राष्ट्रीय हित और उनके तो आर्थिक हित, उन पे उनका फोकस होगा ताकि जो है देश की आर्थिक स्थिति को, लोगों का जो की जीवन बेहतर हो और जो है रोजगार मिले, महंगाई घटे, ये सब ज़्यादा फोकस होंगे। हम लोग चूँकि अभी बहुत एक्सपेक्टेशन है क्या होगा नहीं होगा, चूँकि आपको पता ही होगा कि जब इलेक्शन से पहले वो जलवायु परिवर्तन पे बोल चुके हैं, नाटो पे बोल चुके हैं, युद्ध पे बोल चुके हैं, बहुत सारे मुद्दे पे वो बोल चुके हैं। तो इतना बड़ा कुछ आमूल-चूल परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, उनके हित का जो होगा उसमें जरूर करेंगे और बच के करेंगे, चूँकि उनकी जो पॉलिसी है कि ये बोले भी हैं कि हम युद्ध नहीं किए, 4 साल में कोई युद्ध नहीं हुआ है और हम इस तरह का चीज़ नहीं चाहते हैं, तो ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट वाला चीज़ नहीं होगा। हाँ, उनके रास्ते में जो भी आएगा उसमें वो जो है अपनी नीति और रणनीति के तहत वो अपना जो है काम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक बात है ये कि पूरी तरह से फॉरेन पॉलिसी नहीं बदल जाती है, लेकिन चूंकि ट्रंप साहब कई बार तो को लेकर के पलटने की बात कह रहे हैं अमीन साहब, तो ऐसे में इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के आप कोई बदलाव देखते हैं उनकी पॉलिसी में? नहीं, देखिए वो ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, कई चीजों के मेंबर हैं, जिसमें हमारा हिंदुस्तान भी मेंबर है साथ में, तो इंडो पैसिफिक में हमारा इंडिया भी आता है और ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब देश आते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो भी
जो बात बनेगी उसमें सहमति होगी और सहमति के साथ ही होगा। ऐसा नहीं कि उनकी कोई रूलिंग अपनी अलग से चलेगी, हमारे कंट्री के साथ मिलकर चलेंगे। इंडो पैसिफिक तो बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा अगर सत्ता में बदलाव हो भी जाता है तो भी। इंडो पैसिफिक को लेकर के आप दोनों ही सहमत हैं कि बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा अगर सत्ता में बदलाव होता है तो भी। अगले सवाल पर आते हैं हम अमीन साहब कि भारत कनाडा रिश्ते पर क्या असर होगा, क्योंकि इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है भारत और कनाडा के रिश्ते को लेकर के। जिस तरीके से वहां पर हिंदू मंदिर पर हिंदुओं पर हमला हुआ है और जो ट्रूडो साहब लगातार कर रहे हैं अमीन साहब, तो अभी हाल ही में ट्रंप साहब ने कहा है कि हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमले पर की निंदा की उन्होंने कहा कि हम सब जगह अल्पसंख्यकों को प्रोटेक्ट करेंगे। कनाडा को लेकर के क्या करेंगे? नहीं, कनाडा देखिए उनका पड़ोसी देश है और उन पे बहुत कुछ निर्भर करता है और हमेशा वो उनके साथ रहता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर बाइडेन साहब चाहते तो उनको इस तरह से जो हमारे देश के रिश्ते बिगड़े हैं, राजदूतों का आदान प्रदान हुआ यानी वापस आए हैं और वहां पे फॉरेन पॉलिसी में तो खटरास मची है और इनको ट्रूडो को समझाने की कोशिश करते। लेकिन वही तो बाइडेन साहब की नीति है जिसका कि कमला हैरिस को नुकसान होने वाला है। ये इनकम्बेंसी है, नो एक्शन। जहां तक ट्रंप का सवाल है वो एक्शन में रहेंगे, कोशिश करेंगे कि समझौते हो, क्योंकि हमारे इंडिया से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। अगर वो कनाडा से अच्छे रिश्ते करा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, व्यापार में हर तरीके से समझाओ तो बताएंगे उनको। लेकिन बाइडेन साहब तो चूंकि एजेड हो चुके हैं, अभी भी रिटायर हो गए एक तरीके से, वो नहीं चाहते कि हम किसी मामले में पड़े। आप देख लीजिए इजराइल वार में देख लीजिए, उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया है, अगर दिया है तो इजराइल का साथ दिया है, उसको सप्लाई किया है और वो भी पैसे नहीं लिए। उधर देखिए यूक्रेन के साथ दिया, यूक्रेन को उन्होंने डोनेशन पे दिए, चाहे हथियार दिए या पैसे दिए, कुछ भी। तो इस तरह की नीति रही है, वो कभी किसी के फायदे में नहीं आए। जैसे हमारे मोदी जी हैं, हर एक जगह पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं फायदे में। तो ये ट्रूडो साहब को समझाने की कोशिश करेंगे और मैं समझता हूं कि अगर ट्रूडो की पोजीशन अच्छी नहीं है, वो हार रहे हैं तो वो हार जाएंगे, लेकिन रिश्ते इनसे जरूर अच्छे करा देंगे मोदी साहब से यानी इंडिया से। लेकिन बाइडेन साहब की यही कमियां हैं कि उन्होंने कभी आगे बढ़कर हिस्सा नहीं किया। एक इनएक्शन का असर है और यही वजह है कि कई जानकारों का मानना है कि बहुत बड़ी छाप नहीं छोड़ पाए हैं जो बाइडेन कमला हैरिस का एडमिनिस्ट्रेशन है, और यही सवाल भी उठा रहे ट्रंप साहब। बहरहाल अगला एक प्रश्न क्या है, इस पर नजर डालते हैं कि इस वक्त अगर सबकी निगाहें बनी हुई हैं तो बांग्लादेश पर अमेरिका की नीति क्या होगी। ये सवाल अमीन साहब इसलिए अहम हो जाता है कि हाल में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अपने अमेरिकी हिंदुओं और अमेरिकी इंडियंस को अपनी तरफ करने के लिए कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ हिंदुओं के खिलाफ उसकी निंदा की है उन्होंने। तो क्या लग रहा है बांग्लादेश पर अमेरिका की नीति क्या होगी अगर ट्रंप साहब आते हैं तो? देखिए शेख हसीना ने भी इस बात को कहा, पाकिस्तान से भी बात आई कि यहाँ पे जो डिसेबल की गई गवर्नमेंट उनको हटाया गया, उसके पीछे अमेरिकन गवर्नमेंट का हाथ है और अमेरिकन गवर्नमेंट का हाथ है। इसीलिए तो देखिए अब ये क्या होगा, ये इस तरह की बातों को अपने को बदनाम नहीं होने देंगे। अब की बार ये बनेंगे ये प्रेसिडेंट, अपनी बातों अपने देश को अपने को बदनाम नहीं होने देंगे और कोशिश ये करेंगे पैचअप करने की। अगर आज भी अमेरिका अगर चाह ले तो मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह का जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है हमारे भारतीयों के साथ में या हिंदू भाइयों के साथ में, कनाडा में हो चाहे यहाँ पर बांग्लादेश में हो या अन्य देशों में हो, तो अगर चाह लेगा तो ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह से उंगली भी उठा लेगा। लेकिन इस तरह की जो नीति है इनकी चुप रहने की, यानी वही बात है जैसे हमारे देश में भी एक प्रधानमंत्री रहे, इनका नाम नहीं लूंगा मैं, वो हर हमेशा चुप रहते थे, जो कर रहा है वो कर रहा है। इसी का नतीजा और कमला हैरिस को भुगतना पड़ेगा। आज जो परेशानी में कमला हैरिस हारने की, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। वो भी हमारे देश की कहते हैं लोग कि वो इंडियन है ओरिजिन की, लेकिन उनको भी कभी शर्म नहीं आई कि हमारे उपराष्ट्रपति होते हुए कभी देश में आ जाती हैं। आप सुनक को देखिए, वो आए विद फैमिली आए हमारे यहाँ, अच्छी तरीके से आए, तो क्या ये आती तो इनका आदर सत्कार नहीं होता, सम्मान नहीं होता? लेकिन नहीं, उन्होंने ये नहीं समझा कि वो जानती है कि मैं अमेरिकन हूँ और क्रिश्चियन हूँ, तो इसलिए उनको हमारे देश से कोई सिंपैथी थी नहीं। वरना हमारे मोदी साहब इस मामले में अवगत करने में बहुत आगे हैं। सिर्फ इस बात से नाराज होकर चली गई कि कश्मीर में उनको हमने एंट्री नहीं दिया जब मेंबर पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि वो निगेटिविटी फैलाने आई थी, पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रही थी। तो क्या है ये? यही चीजें जो गलत हैं और ये चीजें ही इनको पीछे ले जाएंगी और ट्रंप को आगे ले आएंगी।
आपकी बातों से, आपके जवाब से बहुत सारा इशारा भी मिल रहा है कि किसका आगे चुना जाना भारत के हक में हो सकता है कि मुद्दों के संदर्भ में खासतौर से। अगला लेते हैं सवाल। अगला यक्ष प्रश्न क्या है? लगातार बहुत सारे जो बड़े बड़े सवाल हैं उसको हम जल्दी समझें। यूएस में भारतीयों के लिए वीजा पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि पिछले टर्म में तो ट्रंप साहब के रहते दिक्कतें आई थी, उन्होंने H1B का वीजा ही बंद कर दिया था। धर्मेंद्र जी, अगर फिर से ट्रंप साहब आ गए तो फिर से दिक्कतें होंगी या इस बार मोदी जी की दोस्ती कम आएगी? देखिए, बहुत सारा चेंजिंग होगा, चूँकि पता है कि भारत जो मजबूत कंट्री है और ख़ास करके पड़ोसी में चीन है, तो भारत को जो एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। अब कनाडा की बात कर रहे थे, और कनाडा और अमेरिका में अभी देखे होंगे कि हाल फिलहाल में चाहे पन्नू का मामला हो चाहे निजर का मामला हो, तो एक तरह से कहीं न कहीं चूँकि भारत जो है रसिया के साथ एक तरह से दोस्ती है, तो कूटनीतिक में, रणनीतिक में होता है एक सबक सिखाने का, एक संदेश देने का। तो कनाडा का जो मामला है या चाहे अमेरिका जो बीच में कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे, प्लस एक पन्नू वाले मामले में जो कुछ सवाल खड़े किए गए थे, जैसे निजर वाला मामला है, तो ट्रंप आने से जो है वो सारी चीज़, जैसे बांग्लादेश का मुद्दा है, ये भी एक असर करेगा। हाँ, जहाँ तक H1B1 का जो आपका वीज़ा की बात कर रहे हैं, उस समय पहले थोड़ी पाबंदी थी और अभी नहीं लगता है कि उस ढंग की पाबंदी होगी, लेकिन डंके की चोट पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन खास करके देखिए, कुछ चीज़ में बोला जा रहा है कि 10 से 20% टैरिफ लगा दिया जाएगा, लेकिन कुछ इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर कर देंगे। 1 करोड़ इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर करने की बात कह रहे हैं ट्रंप साहब। हाँ, इलीगल माइग्रेंट्स अलग ढंग के हैं। यहाँ पे जो जाते हैं वो एक प्रोसेस होता है, वो इलीगल माइग्रेंट्स उस ढंग से नहीं होते हैं। वहाँ पे पहले जो है ग्रीन कार्ड बनता है, फिर प्रोसेस होता है, तो इलीगल ढंग से यदि कुछ होंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ज़्यादातर जो है मुझे लगता है कि लीगल होते हैं, जो एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। कुछ इलीगल भी हो सकते हैं, तो उस ढंग का चीज़ नहीं होगा। व्यापार पर भी उस ढंग का असर नहीं होगा, चूँकि हम लोग के यहाँ से उसका जो है टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर उस पे जो है उनका रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे चीजों पे तो लगता है कि आपको लग रहा है धर्मेंद्र जी कि कहीं न कहीं ये इंडिया के लिए बेहतर होगा इन मामलों को देखें, भारतीयों की वीजा की बात करें या फिर इंडियंस जो हैं उसको लेकर के, तो वो ट्रंप साहब का आना बेहतर होगा। अगला सवाल क्या है? अगला यक्ष प्रश्न, तो भारत और अमेरिका की सामरिक साझेदारी पर किसके आने से क्या असर होगा? ये एक बड़ा सवाल। प्रोफेसर कमलेश साहब मेरे साथ फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश जी, कौन ट्रंप साहब आएंगे तो ये बेहतर होगा सामरिक तौर पर दोनों के साझेदारी में, जो वो कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप हमारा बहुत बेहतर होगा, खुद ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं, या फिर कमला जी के रहते? देखिए, मेरा सोचना यह है कि ट्रंप के आने से इंडिया से रिलेशनशिप्स में बदलाव आएगा और पॉजिटिव रिलेशनशिप बनेगी। क्योंकि पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे को समझते भी। इंडिया की जो पॉलिसी रही है कि भाई अगर हमारी आपकी दोस्ती है तो आपका दुश्मन हमारा दुश्मन नहीं रहेगा। ये सिस्टम जो है यूएस को समझने में थोड़ा टाइम अभी लग रहा है। इंडिया चाहता है कि वो सबसे दोस्ती रखे और एक दूसरे के प्रॉब्लम्स में ज़्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहता है। मेरा सोचना यह है कि दैट ट्रंप के लिए इंडिया बहुत ही एडवांटेजेस रहेगा यूक्रेन वॉर खत्म करने में। आप देखिएगा, अगर ट्रंप इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसमें मोदी का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस वॉर को खत्म करने में। तो मेरा सोचना यह है कि इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से ट्रंप ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे हमारे लिए। जी, आपका अमीन साहब, इस पे बहुत छोटा सा आपका भी मैं जवाब चाहूंगा कि सामरिक रिश्तों पर क्या कोई असर पड़ेगा? सीधी सी बात है, मैं भी आपको बता रहा था कि इतने अच्छे रिश्ते थे हमारे और मोदी जी के, अमेरिका के और ट्रंप के टाइम में, कि वो यहाँ गुजरात भी आए और यहाँ से मोदी जी उनके वहां भी गए और कई बार उन्होंने आदान प्रदान किया और हर चीज मामले में आगे बात आई। ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ जगह हैं जहां पर अब जैसे इलीगल माइग्रेंट की बात आई थी तो उसमें उनको मजबूरी है, उनको डिसीजन लेना पड़ा, वो ठीक नहीं कंट्री के लिए। लेकिन जहां तक सवाल है भारत का और मोदी जी का, तो ये उनका पर्सनल रिश्ता भी है, वो रिश्ता काम आएगा, लेकिन वो हमारा कमला हैरिस के साथ नहीं है, इसमें कोई दो राह नहीं है। पर्सनल रंजिश एक तरीके से मानती है वो, जिसकी वजह से 4 साल वो डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट रहने के बावजूद भी इंडिया की तरफ उन्होंने रुख किया, ना देखा ना आई,
ना कभी बात की कोई पॉजिटिव। तो इसलिए आपको याद होगा कि इंडियन डायस्पोरा जो अभी हमारा रह रहा है वहां पर, जो 26 लाख लोग हैं, उनमें नहीं लगता कि इनको कुछ वोट मिले होंगे। 2-4 वोट मिल गए तो अलग बात है, अदरवाइज इनसे लोग खुश नहीं थे इंडियंस हमारे। और मोदी जी का रुझान भी था, मोदी जी रुझान पिछली बार के इलेक्शन में गए भी थे ट्रम्प के, इसलिए भी वहां जो हमारे इंडियंस रह रहे हैं उनका रुझान जो है ट्रम्प की तरफ गया है, न कि कमला तरफ गया। चलिए एक सवाल बचा हुआ है और अहम सवाल, जो यक्ष प्रश्न है हमारा 13वां यक्ष प्रश्न, वो क्या है? भारत अमेरिका के बीच कारोबार पर कितना असर हो सकता है इसका या नहीं हो सकता है? धर्मेंद्र जी आपसे शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी हम तीनों से आपका रिएक्शन इस पर जानना चाहेंगे। अभी भी भारत अमेरिका भारत से बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, $75 बिलियन के आसपास का, जबकि इंपोर्ट इंडिया बहुत कम ही करता है। असर पड़ेगा? जी देखिए, पहले टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। दो बातें हैं। पहले हम लोग का कारोबार यूएसए से ज़्यादा हो रहा था, अभी चाइना से ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, चाहे वो ट्रंप का समय हो चाहे बाइडेन का समय हो, हम लोग का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है वहाँ पे, और इंपोर्ट जो है वहाँ से कम होता है। लेकिन चीन के साथ जो है हम लोग साथ उल्टा होता है, वहाँ हम लोग जो है इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। और दूसरा टैरिफ वाली पॉलिसी जो है उसमें भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, और इससे जो लगता है कि जो हम लोग का रिश्ता जो बेहतर होगा, तो हम लोग की जो है ये कारोबार उससे बढ़ेगा। और इसमें जो है भारत को फायदा है, क्योंकि यूएस बहुत बड़ा मार्केट है और उसमें आप जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, तो एक इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है। चीन के लिए हम लोग के लिए निगेटिव माना जाता है। ओके डन। मैं कमलेश जी के पास भी जाना चाहूंगा। कमलेश जी, अब जो 20% का अगर सच में टैरिफ लगा देते हैं पूरे फॉरेन इंपोर्ट पर, उससे ज्यादा नुकसान होगा, या अगर चाइना पर वाकई 60% लगा देते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी इंडिया के लिए? देखिए, एक चीज हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, और वो देश को एज ए कंपनी ही चलाते हैं, उनका सिस्टम ही वही है। मुझे ये लगता है कि इंडिया और यूएस के बीच जो है ट्रेड रिलेशनशिप्स बहुत इंप्रूव होंगी, पॉजिटिव साइड में जाएंगी, क्योंकि यूएस जो है अपनी डिपेंडेंस चाइना से कम करना चाहे एट एनी कॉस्ट, और काफी शिफ्टिंग जो है उसकी होगी इंडिया की तरफ होगी। तो चाहे जितने टैरिफ्स रहें, चाहे जो भी हो, कुछ ना कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड हम लोग इनके साथ निकाल लेंगे, और इंडिया और अमेरिका की ट्रेड रिलेशनशिप में आप काफी इंप्रूवमेंट देखेंगे। देखिए, छोटी कुछ चीजों पर चेंजेस रहेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है अमीन साहब, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लेकर भी चलते हैं ना अब ट्रंप साहब, तो और बिजनेसमैन हैं, जैसे कमलेश जी भी कह रहे हैं, हम सभी जानते हैं, तो वो तो अपने लोगों के प्रॉफिट की बात करते हैं, अपने अमेरिकन की बात करते हैं, तो इसमें भारत के लिए गुंजाइश बची रहेगी या क्या होगा? नहीं, हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बीच में रोक दिए गए, सुना होगा आपने न्यूज में, जो डिफेंस से रिलेटेड थे वो मूव करेंगे और जल्दी हो जाएंगे इसमें, और कई टेक्नोलॉजी हमें इनको देनी थी वो भी जल्दी आ जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, उसमें कुछ ब्रेक लगा हुआ था। और जो हम कर रहे हैं आपस में रिश्ते, वो हमारे रिश्ते रुकने वाले नहीं है, क्योंकि अमेरिका की ऐसी पॉलिसी है कि जो प्रेसिडेंट है, कोई रेयर केसेस में बीच में आते हैं, अदरवाइज जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो तय हो जाती हैं, उसमें कोई ब्रेक नहीं लगता है। तो मैं समझता हूं स्मूथ फंक्शनिंग रहेगी, या डिप्लोमा के स्तर पे हमारे कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। जी तो अमेरिका में इस वक्त वोटिंग जारी है, और किसके जीतने से क्या होगा, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनकी बातों से आप समझ गए होंगे कि ट्रंप साहब जीतेंगे तो कहीं ना कहीं भारत के लिए फायदा होगा, और ये इस वक्त आसार भी नजर आ रहे हैं, कांटे की टक्कर है, लेकिन आसार ज्यादा हैं कि ट्रंप जीते। देखना होगा कि नतीजे क्या आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और कुछ ही पलों में मेरी सहयोगी फराह के साथ देखिए इस वक्त की सभी देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। बने रहिए हमारे साथ।